सपन जड़े फूल से मीत चुभे सूल से लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली ना थी कि हाथ धूप डल गई, पाँव भी उठे ना तो कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। ये निराशा है देश के नौजवान। कमाल है यार। अहमद फराज जी अपने आप में कुछ कह रहे हैं कि काफिर हूँ सिरफिरा हूँ, काफिर हूँ सिरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए। ए एहतराम ए हजरत ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ। मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ। मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ। मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ ये कोई हद है मेरे लिए। मैं साफ साफ देखता हूँ। मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूंगा प्यार, साफ कह रहा हूँ मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, क्या जुल्म है मुझे मार दीजिए। सर पे झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बताइए रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को सद्दात को मरते देखा है, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब। देश के नौजवानों ने दिखा दिया, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। क्या हाल इरफान? बस दुआ है सर आपकी। कमाल हो गया यार, तुम तो एकदम पूरे देश में वायरल हो रहे हो। नहीं सर, ऐसी कोई चाह नहीं है। मैंने हमेशा 15 सालों से मेरा संघर्ष है, ये आंदोलन है। मैं आंदोलनों में रहा हूँ। और सर आपके सभी तमाम दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। जैसे कि आप जानते हैं मैं मोहम्मद इरफान सर, मैं एक स्लम एरिया से आता हूँ। इस देश की मेहनत का आबादी का एक हिस्सा हूँ, जो वंचित है अपने अधिकारों से, जो बेबस है, निराश है। जिस तरीके से 2024 का एनसीआरबी का डाटा है सर, मैं बहुत सारी बातें हैं करने के लिए सर। मैं बार बार कहता हूँ सर, 2024 का एनसीआरबी का डाटा है, 1,70,746 मौतें हुई हैं खुदकुशी की। उसमें 31% सर दिहाड़ी मजदूर थे। वजह एक थी आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव। उसमें 8 से 9% छात्र थे सर। आप वेरीफाई कर लीजिएगा इस डाटा को सर। कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं सर, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं। हम ये बोलते ही मतलब छेड़ते ही इरफान शुरू हो गया। अभी हमारा ठीक से परिचय भी नहीं हुआ सर, लेकिन इसके भीतर बोलने को बहुत है। और ये है मोहम्मद इरफान, जो बीते 24 घंटों से बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग इनको देख रहे हैं। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, वहां ललन टॉप ने, फिर कुछ और मीडिया ने, शुरुआत शायद वहीं से हुई और उसके बाद करोड़ों लोग इनको देख रहे हैं। तो मैंने भी इन्हें आमंत्रित किया जरा इरफान से बात की जाए। चलो आप शुरू हो जाओ, पहले अपने बारे में जरा हमारे दर्शकों को परिचय करो। खुद। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूं। और इस देश की मेहनत कश आबादी जो खेतों में, खलियानों में, बाग बगीचे और बागवानों में है, और निर्माणाधीन इमारतों में है, सड़कों और कारखानों में है। और उस वर्ग से आता हूं जिसका असंगठित क्षेत्र में 90% मजदूर जो काम कर रहा है, ना तो उसको न्यूनतम मजदूरी है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, और ना एसआई है और ना पीएफ है। वो अपनी जिंदगी को इस देश को लगा रहा है। उसका मांस, पैसा, हार्ट, मड्डी, इस देश को समर्पण है। लेकिन सर वो वंचित है सभी चीजों से, और वो तड़प रहा है, बेबस है, निराश है। इन सब चीजों को जब देखता हूं तो मैं सरकार से सवाल करता हूं, अपनी असहमति रखता हूं कि सर आप जो नीति है, निर्माता हैं, आपको जो चीजें बनानी है उसे जमीन पे लागू करनी होगी। लोगों के बेहतर जीवन के लिए कोई शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जिंदगी से जुड़ी हुई अहम चीजों से वंचित ना रह जाए सर। देश की एक बड़ी आबादी, इस देश की 72 करोड़ से ज्यादा लोग जो मेहनत कश है, गरीब है, मजदूर है। सर आप बताइए, आप पत्रकार है, जिंदा दिल पत्रकार है, आप ही से हमने सीखा है। सर आप बताइए कि दिल्ली के अंदर 18 से 22 हजार स्केल है। हम ये नहीं कहते 30 हजार दे दीजिए, हम कहते हैं जो आपने न्यूनतम मजदूरी तय की है उसे जमीन पे लागू कीजिए। आप चलिए मेरे साथ में, आपको 6,000 रुपए की मैं काम करती महिला दिखाऊंगा और 12, 13, 14 हजार में काम करते पुरुष दिखाऊंगा। ये कैसा सामाजिक और आर्थिक शोषण है, ये कैसा जुल्म है। देश को बेहतर बनाने में देश के लोगों को बेहतर बनाना होगा, देश की मेहनत कश आबादी को बेहतर बनाना होगा। सर मैं अगर सरल भाषा में कहूं तो मील मालिक के कुत्ते भी चर्बीले हैं, मेरे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस व्यवस्था में फैला अंधेरा हटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा उन्हें दिलाना है।
यार एक सांस में इतना बोलते हो इरफान, बहुत भरा है तुम्हारे नहीं भीतर। भरा नहीं। हाँ। हम स्कूल नहीं गए, हमने किताबें नहीं पढ़ी, हमने जिंदगी को महसूस किया है, सूरज की धूप खाई है, लोगों की धुतकार खाई है, हमने देखा है करीब से सर जीवन को। और मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं आज भी मजदूर हूँ, कल भी मजदूर हूँ, सदा सदैव विपक्ष में रहूंगा। आज ये है, कल कोई और होगा, सवाल करूंगा, करता रहूंगा। जब मैं देखता हूं, जब मैं सर देखता हूं कि एनसीआरबी का डाटा है 19, 20, 21 में 13,13,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आपकी कमीज का बटन बिगड़ जाए सरकार तो आप 24 घंटे में सारी एजेंसियां लगा देंगे, लेकिन इस देश में इतनी बड़ी संख्या में महिला गायब है तो हम भारतीय होने के नाते, एक जिंदा दिल होने के नाते हम आपसे सवाल करेंगे। आपको बुरा लगे ठीक, आपको अच्छा लगे ठीक। एक बात इरफान आपने कही, एक तो देखो इसी तरह से आक्रोश, गुस्सा, तमाम जानकारियां, लेकिन जैसे बीच में अभी आपने कही, क्योंकि हमारा इनसे पहली बार ऐसे परिचय हो रहा है, हालांकि जब बात की तो पता चला कभी किसानों के आंदोलन में मेरे कैमरे में आए भी थे। लेकिन जैसे इरफान आपने बताया अभी कि पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, थोड़ा आपका परिचय भी। पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है सर, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। स्कूल नहीं गए? नहीं सर, स्कूल में मैं गया और भाग आया। और जमुना थी हमारे यहाँ, लक्ष्मी नगर की झुग्गियां थी, तो जमुना पे ना सर नारियल नहीं होते, नारियल लोग भा देते हैं, और नारियल को हम अठन्नी में बेच देते अपने बचपन में, कुछ खा लेते थे तो 2-3 रुपए हो जाते थे। तो वो लालच है ना, स्कूल से दूर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई की अहमियत को कभी वो दरकिनार किया है। पढ़ाई ही इंसान को, समाज को, परिवार को और देश को बदल सकती है। तो एकदम पढ़ाई नहीं की स्कूल की? एकदम नहीं पढ़ाई। लेकिन आपके जो वायरल वीडियो है इरफान, उसमें देख रहा हूं मैं राजा राम मोहन रॉय, गांधी, भगत सिंह, बिस्मिल, विवेकानंद, इन तमाम लोगों की बात कर रहे हो। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, देश, अर्थव्यवस्था, ये सब कहाँ से सीखे? सर ऐसा है कि राजा राम मोहन राय को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने सती प्रथा पे बहुत काम किए, महिलाओं के अधिकारों को लेके। उनकी घर की भाभी ही सती प्रथा कर दी गई थी। जब इन सब चीजों को हम देखते हैं तो ये वो लोग हैं जो समाज में उदारवादी और निरपक्ष और निर्धर्म लोगों के देश हित में काम कर रहे थे, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? हमारी एक जिम्मेदारी है कि उन महापुरुषों को सामने लाएं और दुनिया को बताएं। ये उस सोच के लोग हैं जो भारत को इस नजरिए से देखते थे, इस नजरिए से नहीं कि आप ये हैं, आप वो हैं और आप वो हैं। कोई किसी को थप्पड़ मारने की बात करता है, कोई किसी को अपमानित करने की बात करता है, ऐसा कुछ नहीं। व्यक्ति की गरिमा की बात की गई संविधान की प्रस्तावना में, और व्यक्ति की गरिमा बनी रहनी चाहिए। किसी भी तरीके से उसको अपमानित नहीं किया जाए, सरकार द्वारा, किसी गली मोहल्ले के संगठन द्वारा। और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम हिंसा का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते। इतना जाने समझे कैसे इरफान जब स्कूल नहीं गए? सर जानने कितनी बातें मैं आपको बताऊं कि हम खोलो अपने को इरफान। मैं सलम में रहता था सर। हाँ। सलम में रहता था, पता हम आंगनवाड़ी शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के हिंदी थोड़ी बहुत सीखी, और मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जैसे झुग्गियां टूटी तो हमने अपने पेट को भरना भी हमारे लिए ऐसा था कि जैसे कि हमने जन्नत हासिल कर ली, स्वर्ग हासिल कर लिया, हमने ईश्वर हासिल कर लिया। फिर धीरे धीरे चीजें ठीक होती रही, हमारा पेट भरने लगा तो एक एनजीओ के माध्यम से, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक एनजीओ के माध्यम से हम दिल्ली एयरपोर्ट गए। जब दिल्ली एयरपोर्ट में हमारी ट्रेनिंग वगैरह हुई तो 2011 के आसपास देश में कुछ घटनाक्रम उथल पुथल मचने लगी। तो लगातार कुछ ऐसी चीजें आने लगी कि देश अन्ना आंदोलन हुआ, एक आक्रोश हुआ, तो अन्ना आंदोलन हुआ, निर्भया कांड हुआ, उसके आसपास ही, और मोंटी चड्डा, हरदीप चड्डा शूट आउट हुआ। उससे भी वो चीजें भी मुझे बहुत प्रभावित करी कि इतने बड़े स्तर के, इतने बड़े कारोबारी कैसे एक दूसरे को, सगे भाई और जॉइंट फैमिली थी। तो ये कैसी दुनिया है जहाँ जो कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद भी इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई? तो इन सब चीजों से मैं जुड़ा। तो मैं जब अन्ना आंदोलन में घर नहीं आता था, काम पे से सीधे रामलीला मैदान जाता था, और उस टाइम ना मीडिया को लेकर लोगों में नाराजगी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, दीपक चौरसिया स्टार न्यूज पे थे, राहुल कंवल इंडिया टुडे में थे, इनका मंच लगा रहता था और सरकार के विरुद्ध खुल के बोलते थे। आज ही शेखर सुमन पोल खोल चलाते थे, इन पे ईडी की रेड लग गई। तो आप शेखर सुमन के माध्यम से समझ लीजिए कि अभिव्यक्ति की बात करने वाले कहाँ हैं। आज तो पहले यही शेखर सुमन पोल खोल कहते थे, और राहुल जी पे और मनमोहन सिंह पे, सोनिया जी पे खूब तंग कसते थे, लेकिन उस टाइम इन पे किसी की रेड नहीं लगी। लेकिन आज ये यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात, अचानक पोल खोल की बात आई। पोल खोल हम लोगों ने शुरू किया था शुरुआती 2004। लेकिन हम फिर इस विषय पर आते हैं, ताकि ये जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, वहीं से तुम बहुत वायरल हुए। नहीं सर, मैंने वायरल, मैं सोशल मीडिया आईडी नहीं चलाता। और मैं दुनिया की नजर में इरफान वायरल हुआ होगा। मुझे आज भी सर जमीन पे हूँ, और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ, आप इरफान के लिए दया
दृष्टि या किसी तरह का दान मत सोचिए। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर भारत बनाएंगे, इस देश की बड़ी आबादी को गुर्बत से निकालेंगे, उनकी जरूरतों को दिलाएंगे, एक स्वाभिमानी और एक सम्मानजनक जीवन और एक बेहतर जीवन की एक लड़ाई लड़ेंगे। इस देश की बड़ी आबादी, आप धर्म और जाति के नजरिए से देश को मत देखिए। देश की बहुसंख्यक आबादी गरीब है और इस सब संसाधनों पे सबके बराबरी के अधिकार है। मेरा संविधान कहता है, समाजवादी विचारधारा कहती है, धर्म जाति समुदाय किसी भी स्तर में किसी को वंचित ना रखा जाए, सबको बराबरी के अधिकार मिले। तो जब मैं भारत में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत हालत बहुत बुरी है। तो हाँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं या मेरी तरफ मुझ पे किसी तरह की दया या दान दृष्टि रखते हैं, नहीं, आप मेरे साथ आइए, हम सब मिलकर इस देश को बेहतर बनाएंगे। और हमें गांधी पे, अंबेडकर पे और तमाम उन लोगों को, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तमाम संविधान सभा के उन महापुरुषों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने हमें इतना प्यारा संविधान दिया जो पायदान में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका देती है। और आप जैसे जिंदा दिल पत्रकार, जो हम जैसे गरीब और शोषित वंचित पीड़ित लोगों को भी सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का मौका देते हैं। लेकिन मैं हैरानी से तुमको देख रहा हूँ कि ये धारा प्रवाह जो बोल रहे हो, ये भीतर से इतनी आग तुम्हारे भीतर भरी हुई मैं है। सर आपसे लगातार कितनी भी देर तक बात कर सकता हूँ। मैं क्या बताऊं सर, मैं कहता हूं कि लोगों का नजरिया क्या है, लोग कैसे सोचते हैं। कि देखिए, हम एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। किसी के लिए मैं वायरल हो गया हूँ, किसी के लिए कुछ हो गया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी एक मांग है, मैंने शादी नहीं करी और शादी कभी नहीं करूंगा। ये नहीं कि मोदी जी ने शादी नहीं करी, वही एक ईमानदार है। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो इस देश से प्यार करते हैं, जिन्होंने समर्पण भाव से अपना जीवन इस देश को दिया है। समझ रहे हैं? हमने भी शादी नहीं करी और कभी नहीं करनी है। तो शादी क्यों नहीं की और क्यों नहीं करनी? मेरा ढाल, मेरा झुकाव हमेशा आंदोलनों की तरफ था। मैं 35 साल का हो गया। आप भी एक पुरुष है, मैं भी एक पुरुष हूँ। आपकी 24 साल, 18 साल, 17 साल की जो उम्र थी, एक उत्तेजना थी, आप उससे प्रभावित हैं, उसे जानते हैं। लेकिन मैंने भी जाना, लेकिन मैं 35 साल का हूँ, मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा इन चीजों को लेकर नहीं है। तो कहीं भी आंदोलन होता उसमें जाते लगातार हर आंदोलन में खुल के कहता हूँ कि मैं CNRC आंदोलन में था, अन्ना आंदोलन में था, किसान आंदोलन में था, वो सारी चीजें। तो आंदोलन जीवी हुए मोदी जी के मुताबिक। उनकी नजर में मैं आंदोलन जीवी हूँ। लेकिन मैं इस देश से प्यार करता हूं और देश से प्यार करने की पहली मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, नौजवान, तमाम लोगों की पीड़ा और दर्द को महसूस करूं और दुनिया और सरकार के सामने रखूं। आप कैसा भारत विश्व के पटल पे लेके जाना चाहते हैं, मुझे इसकी व्याख्या बताएं कि तुम कैसा भारत देखते हो? मैं ऐसा भारत देखता हूं जैसे अभी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, दौड़ता भारत है, लेकिन इसका लाभ निजी लोगों को मिल रहा है। 60% इसकी हिस्सेदारी कारपोरेट घराने में है और 40% में सब आ जाते हैं। उसमें 15-16% में सभी का देश की बड़ी आबादी आती है। तो हम ऐसा भारत चाहते हैं कि देश की तरक्की में सबका बराबरी की हिस्सेदारी हो, कोई किसी तरीके से शोषित और वंचित ना हो, किसी की उम्मीद ना मरे, किसी के सपने ना मरे। हम ये नहीं कहते कि हमें सोने का महल चाहिए, जिंदगी जीने की मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए। हम 21वीं सदी में हमारे पास अनपढ़ बच्चे क्यों हैं, स्कूल ना जाने वाले बच्चे क्यों हैं? मुझे बहुत से लोगों से शिकायत है, सरकारों से भी नहीं, उन धार्मिक संगठनों से भी है जो लोगों को मैं अपने जहां से मैं आता हूं, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूं, मुझे उनसे भी शिकायत है कि आप 6 सिफात और 2 किताबों में लोगों को बांध रहे हैं। अगर 30 साल से आप पत्रकार हैं, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा 6 सिफात और 2 किताबों में आप जमीन के नीचे की बात करेंगे या तो सीधे आसमान की, उस जगह की बात ही नहीं कर रहे जहां पे आपको सर्वाइव करना है, जहां आपको जीना है। तो कैसे आप बेहतर कर पाएंगे, फिर दुनिया का सामना कैसे कर पाएंगे? मेरी उन लोगों से भी शिकायत है, खाली सरकार से नहीं है, क्योंकि सुबह 5 बजे घर में कोई आए और कहे कि अल्लाह वाले आए हैं अल्लाह की बात लेके, फिर वो उसे लेके जाए और फिर उसे कहे कि आपको मरने की बात की तैयारी करनी है, दुनिया एक दिन की है, फना हो जाना है, एक दिन मर जाना है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। मेरी उनसे भी शिकायत है, कहते हैं ना कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मुझे हर उस शख्स से शिकायत है जो शिक्षा को अहमियत नहीं देते, जिंदगी को अहमियत नहीं देते। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो जीवन को, परिवार को, समाज को और देश को बदल सकती है। तो हमें शिक्षा के मामले में किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। आप शिक्षा से क्यों दूर रह गए? पारिवारिक परिस्थिति थी या क्या था? ऐसा था सर, एक तो घर का हमारा माहौल नहीं था, हम सलम में रहते थे, मैंने बताया सलम में रहते थे। मैंने बचपन में वो चीज मैंने बचपन में, आप डिटेल निकालिएगा सारी, आपको दिल्ली पुलिस की चीज़ों से निकल जाएंगे। मैंने बचपन में वो चीज़ें देखी सर कि हम एक दिन मैंने देख ली ना, मैं 1 हफ्ते सोया नहीं। एक साथ 5-5 लोग एक साथ जल के मर गए, हमारी झुग्गियों में आग लग जाती थी, कभी बाढ़ आती थी। तो मैंने
एक बच्चे का कटा हुआ हाथ देखा, सिलेंडर आके फटा उसके हाथ पे लगा, ये सारी चीजें रिकॉर्ड ब्लास्ट पे हुआ था हाँ, बहुत बड़ी आग लगती थी। आप दिल्ली पुलिस की उसमें हिस्ट्री में जाके देखेंगे सकरपुर की झुग्गियों के बारे में, ठोकर नंबर 8 की, तो आप बोलेंगे इरफान का बचपना बाप रे कितना प्रभावित रहा इन चीजों से। वो सब चीजें देखी हैं बचपन में, समझ रहे हैं। अब कहाँ रहते हो? आप साउथ जे कॉलोनी में रहते हैं, दिल्ली के। अभी भी जे कॉलोनी में रहते हो। करते क्या हो इरफान आप? मैं तो सर मेहनत मजदूर हूँ, और मैं कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा सर, कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं जिन इस देश के ताकतवर लोगों से मिलूंगा तो मैं उनसे कहूंगा कि आइए देश के मजदूरों पे काम करते हैं। मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहां पर किसी का शोषण ना हो, कोई करप्शन ना हो, नशा ना हो। नशा एक नेशनल मुद्दा है सर, घरों को बर्बाद कर देता है। गरीब का बच्चा हेरोइन पिएगा तो क्राइम ही ना करेगा, और राज्य में देश के लिए खतरा ही ना पैदा करेगा। सर आप इन बातों को हल्के में मत लीजिए। नहीं, मैं हल्के में नहीं लूंगा, गंभीरता से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। एक व्यक्ति के मर जाने पे आप पॉलिटिकली ड्रामा जब कर देते हैं तो 13,13,000 का हिसाब कौन देगा? हम जिंदा दिला लोग आपसे बार बार सवाल करेंगे सर, करते रहेंगे। हम एक भारतीय हैं, और हम अपने भारत और भारतीय होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक 140 करोड़ लोगों के जीवन में घट रही घटनाओं को मैं बारीकी से देखूं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है किसी तरह की उनके पर परेशानी, सामाजिक आर्थिक या किसी तरह की परेशानी ना हो, करके सबको खाना है। लेकिन नीति निर्माता तो आप ही है ना जी, अपॉर्चुनिटी आप ही देंगे ना, समझ रहे हैं। तो आपकी आजीविका कैसे चलती है? थोड़ा पर्सनल बीच में आजीविका सवाल ऐसे जानबूझ चलती के है पूछ रहा हूं। सर, मैंने शादी नहीं करी, और मेरे माता पिता का मुझे बहुत प्यार है, भाई बहनों का बहुत प्यार है। पिछले 15 सालों से लगातार आंदोलनों में हूँ, और आंदोलन तो देखो 2-4 साल में एक बार कभी ऐसा होता है तो रेडी पटरी वगैरह वगैरह लगा लेता हूँ, रेडी पटरी वगैरह लगा लेता हूँ। और कुल मिला के ये है, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम वादा विनगो को चुम चुम, साधु धाम पानी पत्थर, पांडवाय को चोर निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। तो आगे की चीजें हैं सर। ये दिनकर, ये विवेकानंद, कहीं सुना फराद की शायरी भी तुम सुना रहे हो, तो ये सब कहाँ से? नहीं, फराद की शायरी बहुत चीज है। फराद कह रहे हैं कि आप मुझे मार दीजिए, मैं किसी से नफरत नहीं करता, जिंदा रहूंगा तो प्यार करता रहूंगा, मैं नफरत नहीं करता।